Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online lectures from Scott Science College. Here is Mohammed Amir. Students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर, स्केलर नंबर, ये डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, नल वेक्टर के बारे में बात करेंगे और इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का जिक्र हुआ था जब हमने लेक्चर नंबर 4 में हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर एडिशन डिस्कस की थी। तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स हों उनको हेड टू टेल रूल से जब ऐड करते हैं तो एडिशन के बाद हमें एक सिंगल वेक्टर गेन होता है, एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है। उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। बट रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या की जाती है? हमारी बुक के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अ वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट, अ वेक्टर यानी एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट, जिसका वही वाला इफेक्ट होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट, यानी एक सिंगल वेक्टर जिसका वही वाला इफेक्ट है जो कंबाइंड इफेक्ट था। किसका? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, यानी जितने भी वेक्टर्स को आप लोगों ने ऐड किया था उन सारे वेक्टर्स का जो इकट्ठा मिला के जो कंबाइंड इफेक्ट था ना, वो इफेक्ट अगर एक वेक्टर के अंदर आ जाए, यानी वो सिंगल वेक्टर वही वाला असर पैदा कर रहा हो जो वो सारे वेक्टर्स पैदा कर रहे थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी एक रफ सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक कोई भी एक बॉडी है, इसके ऊपर 1, 2 एंड 3 ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, ये लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि यू में से कि इधर से भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है, डी। अब देखें ये चारों फोर्सेस जब एक बॉडी पे एक्ट करेंगी तो इसमें इस बॉडी के ऊपर जो असर आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो किसी एक का नहीं होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। डेफिनेटली ये ऊपर से फोर्स लग रही है, ये नीचे से लग रही है, ये इधर से राइट साइड से भी लग रही है। तो अब ये चार फोर्सेस जो हैं इन चारों का मिला के कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ना। अब अगर इन चारों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कर दें ऐड, तो जब हम इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो हमें एक सिंगल वेक्टर हासिल होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन चारों को मिला के एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड आर। तो इन चारों का जो इफेक्ट आ रहा था ना, ये चारों मिल के जो इफेक्ट इस बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे थे वही इफेक्ट इस सिंगल वेक्टर का होगा, इस अकेले वेक्टर का। यानी अकेला ये वेक्टर अगर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो वही इफेक्ट इसमें डालेगा। डेफिनेटली ये मतलब प्रैक्टिकली नहीं होगा कि एक वेक्टर इसके ऊपर लगेगा और वो वेक्टर जो है वो एक फोर्स लगेगी और वो जो है वो सारा वही इफेक्ट डालेगी। मतलब ये फिजिकल मीनिंग है इसका कि रिजल्टेंट वेक्टर वो वाला वेक्टर होगा जिसका अफेक्ट वही होगा जो सारे ऐड किए जाने वाले वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। होप सो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नल वेक्टर की तरफ। नल, तो नल वेक्टर का नाम पहले आप अगर इसके ऊपर गौर करें, नल का मीन होता है नथिंग, ज़ीरो। नल मीन्स नथिंग और ज़ीरो। तो नल वेक्टर की जी डेफिनेशन ये है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। लेकिन अब डेफिनेटली वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन क्या इसकी होगी? तो कहते हैं जी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, बेकायदा सी, कोई भी पता नहीं कौन सी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी मीन्स बेकायदा, कोई पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है, बस बेकायदा सी डायरेक्शन है कोई, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, कोई ऐसी डायरेक्शन जिसको हम पक्का डिफाइन नहीं कर सकते। अब नल वेक्टर की एग्जिस्टेंस कहाँ पे, हमें कैसे समझ आएगा कि नल वेक्टर है? देखें, मैं इस अगेन आपको ये एग्जांपल दूंगा कि सपोज अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स इस साइड से ऐड हो अगर एक्ट कर रही है और 5 न्यूटन की फोर्स ही ऑपोजिट साइड से अगर इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो अब आप इन दोनों फोर्सेस के ऊपर अगर हेड टू टेल रूल भी लगाओगे ना तो ओवरऑल इफेक्ट आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो।
यानी बिल्कुल जैसे ये पेंसिल है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ से जितनी फोर्स लगाएं अगर उतनी ही फोर्स नीचे की तरफ से लगाएं तो क्या होगा, कहीं पे मूव करेगी ये, कहीं पे भी नहीं जाएगी, फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन इफेक्ट इसमें कोई भी नहीं आएगा, असर इसमें कोई भी नहीं आएगा, ना अपवर्ड मूव करेगी ना डाउनवर्ड। क्यों जी, आप कहोगे सर दो इक्वल फोर्सेज लग रही हैं ऊपर और नीचे से, तो उन दोनों का इफेक्ट ज़ीरो है। नहीं, ज़ीरो नहीं है। यानी इधर फोर्स ए और फोर्स बी, अगर ये कह दिया जाए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ज़ीरो तो एक स्केलर है, नंबर है। ज़ीरो स्केलर है, एक नंबर है। जबकि दो वेक्टर्स को अगर ऐड किया जाए तो उनका जो सम आना चाहिए वो स्केलर आना चाहिए या वेक्टर आना चाहिए? डेफिनेटली वेक्टर ही आना चाहिए ना। तो इसलिए अब अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, तो जब इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया तो जो इनका आंसर आ रहा है इट इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ ओ, नल वेक्टर। यानी जो इनका आंसर आया इट इज़ अ वेक्टर, ये नल वेक्टर है। यानी मैग्नीट्यूड ज़ीरो ही है बट डायरेक्शन क्या है पता नहीं क्या है, बस ये वेक्टर है, इसको ज़ीरो नहीं कह सकते। ठीक है। सिमिलरली आप यूँ कह सकते हो कि अगर एक वेक्टर ए है और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखी थी कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है तो मैंने आपको बताया था इसको डायरेक्शन को रिवर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ए। तो अब अगर आप ए और नेगेटिव ए को आपस में प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं, क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये थी नल वेक्टर की डिस्क्रिप्शन, ये था नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर जी? एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है लेकिन उसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। मज़ीद अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो आप यूँ भी कह सकते हो कि एक पॉलीगॉन ले लो आप। पॉलीगॉन में जो ऐसी फिगर जिसकी ज़्यादा साइडें हों, जैसे रेक्टेंगल हो गई या पेंटागन हो गई, यानी जैसे फ़र्ज़ करें कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की साइडें सपोज करें कि वेक्टर्स हैं। क्या हैं? वेक्टर। सपोज ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इन चारों वेक्टर्स के ऊपर अब करो हेड टू टेल रूल अप्लाई। यानी आपने इन चार वेक्टर्स को जोड़ दिया, यानी ये इस तरह थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, बी सी एंड डी। अब इनके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। याद है ना हेड टू टेल रूल क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करें और जिस डायरेक्शन में है वैसे ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद रिजल्टेंट कैसे लेते थे हम? रिजल्टेंट लेते थे जी कि फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दें, तो ये तो ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। यानी फर्स्ट की टेल लास्ट वाले के हेड से मिली हुई है ना, इट मीन्स इसका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, नल वेक्टर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू नल वेक्टर। यानी कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसकी साइडें अगर उनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका सम क्या होगा, नल वेक्टर। क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करके अगर आंसर उनका जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो मीन्स कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि वो वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा। हम उसको ज़ीरो नहीं बोलेंगे बल्कि नल वेक्टर बोलेंगे। अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कोई भी बेकायदा डायरेक्शन जो है उसको नल वेक्टर बोलेंगे। और फाइनली क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। ये तो बड़ी सिंपल सी टर्म है। इक्वल वेक्टर्स यानी दो या दो से ज़्यादा कोई भी वेक्टर्स जितने भी हैं, 2 3 4 होन, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनकी डायरेक्शन सेम है, चाहे वो 2 वेक्टर हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी, जिन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और उनकी डायरेक्शन सेम होगी, दे विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। डेफिनेशन इसकी यूँ की जाती है कि 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ दियर इनिशियल पॉइंट्स। यानी इस बात से कतई नज़र, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या था। सपोज आपके पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। आप देखें ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी सेम है। तो अब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, लेकिन इनिशियल पॉइंट इनके सेम नहीं है। इनिशियल पॉइंट यानी ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, वेक्टर ए इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और बी इस पॉइंट से, यानी वो पॉइंट और ये पॉइंट एक तो नहीं है ना, डिफरेंट है। तो इनके इनिशियल पॉइंट जो भी हों, ये वेक्टर अगर यहाँ से शुरू हो सकता है, अगर ये 10 वेक्टर हो तो 10 के 10 किसी डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी हो, शर्त क्या है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, दे विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स।
इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी, टू पैरेलल वेक्टर, जैसे ये मैंने पैरेलल वेक्टर्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं। मैथ में आपने पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वेक्टर्स नहीं, सिंपल लाइंस की बात करें, कौन सी होती हैं जी, ऐसी लाइन के जो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ कहीं पे भी कभी एक दूसरे को कट ना करें, साथ साथ चलें, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि दो पैरेलल वेक्टर्स हों, उनके इनिशियल पॉइंट रिगार्डलेस कहीं से भी हों, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन अगर सेम हो तो दे विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगर ऐसा होता ना कि ए ये होता और बी ये होता, तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हुए भी ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।